अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमने एक इंतखाब फिर उसी तरह अहमदिया कल्चर जो किताब है उसमें से किया है। वजह उसकी ये है कि ताज़ा ख्वाही दाश्तन गर्दाग है सीना राह, गाहे गाहे बाज़ खान इन किस्सा पारी ना राह। तर्जमा वो जो आज कल फ़ारसी से कम कम हैं आशनाई रखने वाले, कि तू अगर ये चाहता है कि तेरे सीने के दाग हरे रहें तो कभी कभी गुज़रे हुए किस्सों को दोहराते रहना चाहिए। एक वजह ये, और दूसरी ये कि हमारा बिल्कुल माजी करीब जो है उसमें ऐसी ख़ास इस्तिलाहें, ऐसी रिवायात और ऐसा रख रखाव और तर्ज़ अमल था जो हमने ख़ुद ही, मतलब वो हमारा इंडिजीनियस था, वो हम कहीं बाहर से लेके नहीं आए थे। सिर्फ़ अब हमने उसको लेके चलना है अपने अपने रंग में और अपने अपने दौर की मुनासिबत के साथ। तो ये एक मज़मून है जिसका कुछ हिस्सा मैं पेश करने लगा हूँ। मददगार कारकुन। बाज़ अल्फाज किसी माहौल के साथ मखसूस होकर रह जाते हैं और उस माहौल से हट कर इस्तेमाल में आएँ तो लोगों पर उनके मानी वाज़े नहीं होते। हालांकि अल्फाज में कोई हेर फेर या गंजलक नहीं होती, यही हाल सियाको सबाक का है, और इल्म मानी वालों ने अल्फाज की सही रूह को समझने के लिए सियाको सबाक पर बहुत ज़ोर दिया है। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ अल्फाज जमात अहमदिया के माहौल के साथ मखसूस हैं और दूसरों के सामने वो अल्फाज इस्तेमाल हों तो दूसरे उन लफ्ज़ों को समझने के बावजूद उनकी मानवियत से आशना नहीं हो पाते। ऐसे दो लफ्ज़ हैं, वक़ार अमल और मददगार कारकुन। हमें याद है कॉलेज के एक मुबाहिसा में हमारे दोस्त मुनव्वर अहमद नमी ने, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे, कायदे ईवान के साथियों को कायदे ईवान के मददगार कारकुन कहकर मुखातिब किया तो सारा हाल बेहाल हो गया। ये हाल पहले वो छोटी डंडे वाली हे के साथ है, हॉल के लिए जो होता है, और बेहाल हो गया ये दूसरा हलवे वाली है। और इस तरह अल्फाज का रवानी में इस्तेमाल हाल बेहाल हो गया। ये परवाज़ी साहब का ख़ासा है, डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब, जिनका ये मज़मून चल रहा है, जिनकी तहरीर का कुछ हिस्सा मैं पेश कर रहा हूँ। सारा हाल बेहाल हो गया, मगर बाहर से आए हुए मुकर्रिरीन बितर बितर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात सिर्फ इतनी थी कि रब्बा के माहौल में मददगार कारकुन का लफ्ज़ एक ख़ास मानवियत का हामिल था, जिस मानवियत से बाहर वाले आशना नहीं थे। इसी तरह वक़ार अमल का लफ्ज़ी तर्जुमा है अमल का एहतराम या अमल करने वाले का एज़ाज़। अमल का एहतराम या अमल करने का एज़ाज़। मगर जमात अहमदिया के माहौल में ये एक इस्तिलाह है जो इज्तिमाई खिदमत खल्क़ के लिए इस्तेमाल होती है। हाथ से काम करना, मेहनत का काम करने में आर महसूस न करना, खिदमत खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए जिस्मानी मुशक्क़त से भी गुरेज़ न करना। वो जो ज़ौक़ ने कहा है कि नाम मतलूब है गर फैज़ के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना। ये सारी बातें जमात अहमदिया की इस्तिलाह में एक दो लफ्ज़ी तरकीब में सिमट कर आ गई हैं। वो इस्तिलाह है वक़ार अमल, और हकीकत यह है कि जमात अहमदिया में खिदमत खल्क़ एक बुनियादी अमल है। दूसरे ऐसे अमल करते हैं ना वक़ार अमल के मानों ही को समझ पाते हैं। इस मज़मून का असल नुक्ता तो मददगार कारकुन हैं। ऐसे मददगार कारकुनान जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सिलसिले के लिए वक्फ़ रखीं और तादम आखिर खिदमत पर मुस्तैद रहे। मददगार कारकुन की इस्तिलाह हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वज़ह करता है कि अदना खिदमत पर मामूर होने वाले कारकुनों को एहसास कमतरी ना हो। यहाँ स्वीडन में रहकर, ये उन दिनों स्वीडन की यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ाते थे डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब। यहाँ स्वीडन में रहकर एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने शायद ये जज्बा खिदमत जमात अहमदिया से सीखा है। यहाँ हर काम करने वाला बराबर है, कोई किसी से कमतर या बरतर नहीं।
हमने अपनी यूनिवर्सिटी के शोबा में सफाई करने वाले कारकुन को सदर शोबा के दोष बदोश एक ही मेज़ पर बैठे खाना खाते देखा है। पाकिस्तान में या दूसरे इस्लामी ममालिक में ऐसी बराबरी या रवादारी कहाँ है? हाँ, रब्वा में हमने नाजरों और मददगार कारकुनों को एक ही सफ़ में बैठकर खाना खाते देखा हुआ है। हम इस मज़मून में अंजुमन के बाज़ मददगार कारकुनों और उनके इखलास का तज़किरा करना चाहते हैं। अपनी अंजुमन की क्लर्की के दौरान बैतुल माल के कारकुन सरफराज खान से हमारी दोस्ती हो गई। सरफराज खान ऊंचे लंबे कद के छरेरे बदन के आदमी थे। पंजाबी भी वही पठानों वाली बोलते थे। निस्वार के भी रसिया थे। हमने उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक डाक ले जाते देखा है। उनकी निस्वार उनकी मुस्तैदी पर ज़रा भी असरअंदाज नहीं होती थी। यहाँ स्वीडन में स्वेड लोगों को जगह बजगह निस्वार थूकते देखते हैं तो सरफराज खान की नफासत याद आती है कि निस्वार थूकने को गुनाह कबीरा जानते थे। कच्चे क्वार्टरों की बात है। हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन के चाय खाना में चाय पीते हुए सरफराज खान को देखा। हज़रत मौलवी मुस्लिउद्दीन राजे की एक बेंच पर अकड़ों बैठे हुए थे। उनसे मुअद्दब फासले पर सरफराज खान बैठे थे। हाफिज़ साहब ने कोई बात की तो सरफराज खान कहने लगे, हाफिज़ साहब, ये बुज़ुर्गों की औलाद सामने बैठी है, बस इन्हीं को देखने सुनने के लिए बैठा हूँ। सरफराज खान की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, बल्कि बिल्कुल अक्ल खरा चिट्टा अनपढ़ पठान, मगर बुज़ुर्गों की औलाद का ये एहतराम के पहरों सामने बैठकर उन्हें देखते रहना। जिस ज़माना की ये बात है, सरफराज खान की उम्र 50-55 बरस तो ज़रूर रही होगी। उसके बाद हमने उन्हें मुद्दतों खिदमत पर मुस्तैद देखा। सर पर साफ़ा लपेटते थे, एक सफ़ेद चादर की बुक्कल मार लेते थे। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद बुक्कल उन्होंने मौलवी मुस्लिउद्दीन साहब से के ततब्बो में इख्तियार की हो, वल्लाहु आलम। हमें सरफराज खान की इस एक बात के अलावा और कोई बात याद भी नहीं, मगर यही एक बात क्या कम है। फिर हमने हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के मददगार कारकुन बशीर को देखा। बशीर शायद सदर अंजुमन अहमदिया का कारकुन नहीं था, हज़रत मियाँ साहब का ज़ाती खिदमतगार था, मगर दफ्तर की डाक घर ले जाने और घर से दफ्तर की डाक वापस लाने का काम उसके सुपुर्द था। भारी भरकम जिस्म, पाँव में हवाई चप्पल। बशीर दफ्तर आता तो सबसे हाथ मिलाता और मुद्दतों बाद जब तक वो जिया, जब भी हमारा आमना सामना हुआ, बशीर ने लपक कर हाथ मिलाने में हमेशा पहल की। उस शख्स की बातों में हज़रत मियाँ साहब की सोबत में रहकर इतनी मुलायमत पैदा हो गई थी कि किसी शख्स के लिए उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। बशीर नाम का एक और मददगार कारकुन दफ्तर अल-फज़ल में भी था, जो तनवीर साहब यानी रोशनदीन तनवीर एडिटर अल-फज़ल का हद से ज़्यादा खिदमतगुजार था और तनवीर साहब उसके नाज उठाते थे। वही तनवीर साहब के घर का सौदा सल्फ लाता, डाक लाता, उनका हुक्का भरता, गर्ज हर लिहाज से खिदमत करता। हमने बशीर को जवानी से बाल सफ़ेद हो जाने तक तनवीर साहब की खिदमत पर मुस्तैद देखा। तनवीर साहब कहा करते थे कि अगर कोई धूप में बाल सफ़ेद कर लेने के मुहावरे की अमली तस्वीर देखना चाहता है तो वो हमारे बशीर को देखे। कॉलेज के मददगार कारकुन बाबा शादी तो अपनी ज़ात में एक अंजुमन था। ज़ुबां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया। इतना मुखलिस, इतना मुस्तैद, इतना जानिसार, धुन का पूरा, काम का पक्का आदमी क्या था। मौलवी इस्माइल मेरठी की पंचक्की था। नहर पर चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है, काम की पक्की। शादी और कॉलेज लाज़िम मलज़ूम थे। दोनों एक दूसरे में यूं मदगम थे कि एक को दूसरे से जुदा करना मुमकिन ही नहीं था। शादी 2-4 दिन के लिए भी कहीं कॉलेज से बाहर चला जाता तो कॉलेज की फ़ज़ा सूनी सूनी लगती थी। वो स्टाफ और तलबा में यकसा मकबूल था। खुदा जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। हमने क्या किसी ने भी उसे थकते नहीं देखा। दिन रात मुस्तैद, दिन में कॉलेज की मददगार कारकुनी, रात में कॉलेज की चौकीदारी। उसकी चौकीदारी का ये आलम था कि हमने रात के औकात में भी उसे कम ही सोते देखा या गाफिल पाया।
वो असातिज़ा और तलबा को उनकी चाल से पहचान लिया करता था और उसकी ये पहचान कभी गलत नहीं हुई। हम 2 साल कॉलेज के हॉस्टल में भी रहे। रात को देर से हॉस्टल वापस आते तो शादी को चुका ना पाते। वो बगैर देखे अपने लिहाफ के अंदर से ही हमें नाम लेकर पुकारता और कहता, कहाँ से आ रहे हो। तलबा में उसकी मकबूलियत का ये आलम था कि पिछले बरस जर्मनी में कॉलेज के एक पुराने तालिब इल्म के यहाँ शादी का जिक्र आ गया। वो उठा, अंदर गया और अपने एल्बम में से शादी के 2 फ़ोटो निकाल लाया कि ये देखें शादी की तस्वीर, यानी शादी खान जो कारकुन। कौन कहता है कि वो मर गया, वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। हमारे साथ उसकी दोस्ती की बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि हमने शादी के हाथों में खेल कर कॉलेज की तालीम हासिल की थी और फिर उसके सामने ही कॉलेज के स्टाफ पर हमारी तैनाती हुई। शादी भी इस ताल्लुक़ पर बहुत खुश था। 1-2 बार बाज़ लोगों ने कहा भी कि ये क्या तुम इसके लिए हर वक्त चाय ठोते रहते हो। कहने लगा, ये मेरी आंखों के सामने इसी कॉलेज में पढ़ा और इसी कॉलेज में प्रोफेसर बना है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ये शादी की मोहब्बत थी। हम भी हत्तल वसा इसकी दिलजोई करते रहते थे, मगर खुदा शाहिद है कि शादी ने हमारी खिदमत के एवज़ कभी किसी मुआवजे की तवक्को नहीं रखी। इतना बेलौस और इतना बेनफस आदमी हमने नहीं देखा। मुद्दतों बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में एक बहिश्ती हमारी खिदमत पर मुस्तैद हुआ। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा है पिछले फ़िक्रे में कि इतना बेलौस और इतना बेनफस आदमी हमने नहीं देखा। यहाँ इतना अर्ज़ करूँ कि हमारे एक और बुज़ुर्ग दोस्त कनाडा में ही कर्नल राजा असलम साहब, तो उन्होंने कल बताया कि आपका पिछला मज़मून परवाज़ी साहब ने भी सुन लिया और देख लिया था, और वो फरमा रहे थे अगर ताहिर कहीं मेरे सामने होता तो मैं उसके कान खींचता। तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सी गलतियाँ की हैं उसने। मुझे अपनी गलतियों पर नदामत से ज़्यादा इस इत्तला से खुशी हुई कि डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब एक उस्तादाना बुज़ुर्गाना शफ़क़त के साथ उन्होंने वक्त दिया और इसको सुना और काबिल इस्लाह चीज़ों को नोट भी किया। तो ये अभी मैं पढ़ते पढ़ते मुझे ज़ाहिर है 2 तरह से, एक नफ्स और एक नफस, तो मुझे उसकी सनद फ़ौरी तौर पर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो पिछला सुन लिया तो हो सकता है वो ये मज़मून भी सुने, तो अब मैं नफस और नफ्स में मखमसे में था कि मैं फ़े के ऊपर उसको जज़्म से अदा करूं या कि ज़बर के साथ। तो फिर मुझे कलाम ताहिर में एक नज़्म में से एक मिसरा जहन में आ गया कि जिनके इखलास और प्यार की हर अदा, बेनफस बेरिया दिल नशी दिल रुबा। तो वहाँ जो इन मानों में चूँकि बेनफस इस्तेमाल हुआ है और वहाँ अगर उसको बेनफ्स पढ़ें, बेनफ्स बेरिया दिल नशी दिल रुबा, तो मिसरे का वज़न टूटता है। तो इसीलिए खलीफा राबे के सामने भी जब वो पढ़ा गया था तो वो बेनफस फ़े की ज़बर के साथ पढ़ा गया था। तो डॉक्टर साहब बाकी बातों पे तो ज़रूर कान खींचें और उनका हक़ है, अल्लाह ताला उनकी उम्र और सेहत में बरकत रखे और उनको सलामत रखे, लेकिन कम से कम ये एक लफ्ज़ की सनद जो है वो मैं साथ पेश कर रहा हूँ कलाम ताहिर में से। वो हमारे लिए ज़िक्र चल रहा था शादी खान वाला। फिर बाद में बताते हैं कि मुद्दतों बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में एक बहिश्ती हमारी खिदमत पर मुस्तैद हुआ। वो हमारे लिए बड़े दूर से धोकर पानी पीने के लिए लाता था। एक बार हमने उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देना चाहे तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, पानी पिलाने के पैसे लूँ? हमें इसकी ये अदा बहुत भाई। यूँ ही ख्याल आया कि इसके तौर अतवार अहमदियों वाले हैं, यकीनन अहमदी होगा जो खौफ़ फसाद खल्क से खामोश है। और हमारा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जिस रोज़ मुल्लाओं की शय पर कॉलेज के बाज़ लोगों ने, हमारे तलबा व तालबात ने नहीं बल्कि बाज़ दूसरे और लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ अहमदी होने की वजह से हंगामा बर्पा किया तो वो चुपका खड़ा देखता रहा। जब अम्मी जमी हो गई तो हमारे पास आया और कहने लगा, सर जी हुजूर को दुआ के लिए लिखें तो मुझे ना भूलें। खुदा मालूम अब वो किस हाल में है, रिटायर हो गया होगा। बात शादी से चली
तो उस बहिश्ती की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उसका नाम भी शादी था। शायद शादी नाम के सारे कारकुन ऐसे ही होते हैं। शादी का कॉलेज में रोब दाब भी बहुत था। उसकी वजह यह थी कि सब लोग उसके खुलूस के गर्विदा थे। एक बार हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस खिलाफत पर फायज़ होने से कुछ ही अरसा कबल कई दिनों बल्कि महीनों तक कॉलेज तशरीफ़ न ला सके, क्योंकि उनके कंधों पर अंजुमन और जमात के दीगर इदारों का बोझ भी था। एक रोज़ ज़रा सी फुर्सत मिली तो कॉलेज तशरीफ़ लाए, गाड़ी कॉरिडोर में खड़ी की और दफ्तर जाने के लिए बढ़े। शादी ने देखा तो दूर से ही आवाज़ा लगाया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज फौजा किधर भुल पईयां ने। यानी आप आज भूल कर किधर निकल आए। ये शादी ही का जिगरा था। हज़रत साहब ने मुस्कुरा कर शादी की तरफ देखा और दफ्तर में चले गए। खिलाफत के मकाम पर फायज़ होने के बाद हज़रत साहब कॉलेज तशरीफ़ लाए। सारा स्टाफ इस्तकबाल के लिए इस्तादा था। शादी भी एक कोने में दुबका खड़ा था। जब स्टाफ से मुसाफ़ा कर चुके तो शादी ने आगे बढ़कर मुसाफ़ा किया और कहा, हुजूर साहब जी एक अर्ज़ करूं। हज़रत साहब ने फरमाया, हाँ शादी कहो। कहने लगा, बस इतनी अर्ज़ है कि मर जाऊं तो यहीं कहीं कॉलेज में ही तोप ताप देना, बाहर ना फेंकना। शादी ने इतने खुलूस से ये बात कही कि सब की आंखें भीग गईं। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज कौमियाया गया। शादी ने खिदमत जारी रखी, मगर रिटायरमेंट कुछ अरसा बाद ही अपने किसी अजीज़ को मिलने के लिए सरगोदा के करीब किसी गांव में गया। वहां मौत ने आ लिया। किसी ने उसकी खबर भी कॉलेज वालों को नहीं दी। शादी बेचारा अजनबी ज़मीन में पैबंदे खाक हो गया। हमें यकीन है कि शादी कॉलेज में मरता तो कॉलेज से बाहर न दफनाया जाता, मगर शादी मरा कहाँ है, कॉलेज के उसातिज़ा और तालिब इल्मों के दिलों में ज़िंदा है। आज के लिए ये इंतखाब किया था और अल्लाह करे आपको पसंद आया हो। इसके तारीख़ी हवालों से या माजी करीब की या बईद के बाज़ मज़ामीन जो हैं वो पेश करने में एक हिकमत या वजह ये भी होती है कि रीड आउट का जो कल्चर है, पढ़ के सुनाने वाला, वो पढ़ना ही में मादूम हो गया है, तो पढ़ के सुनाने वाला तो मादूम तर हो गया है। इसमें एक ख़ास फ़ायदा ये होता है कि हमने जो बाज़ रीड आउट सुनी हुई हैं उन्होंने हमारा तलफ़ुज़ बहुत हद तक बेहतर किया। हर चंद के उसमें ये गुंजाइश तो सारी उम्र बाकी रहती है कि आप रोज़ नई बात सीखते हैं, फिर आपको विजिलेंट रहना पड़ता है, उसके ऊपर पहरा देना पड़ता है अपने तलफ़ुज़ और अपनी अदायगी के ऊपर भी। लेकिन एटलीस्ट अगर ये कल्चर हो, ये रिवाज हो कि कहीं जैसे hungaरा प्रोग्राम में अब कोई 30-32 प्रोग्राम हो गए हैं, तो एक पंजाबी शुरू में ज़रा अजनबी लगी, अब लोग उसका इंतज़ार करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस पर ट्यून हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी रबते हुए हैं जिनकी पैदाइश इधर की है, यूरोप की, पाकिस्तान या पंजाब में उन्होंने वक्त गुजारा ही नहीं है, लेकिन उनका जो समाई ताल्लुक़ था पंजाबी के साथ, वो उसी की मदद से अब उस पर ट्यून होते होते उसमें बेहतरी आ रही है। बिल्कुल उसी तरह कुतुब नुमा में ये सिलसिला साथ साथ जारी तो रहेगा और कोशिश करेंगे कि खूब से खूब तर का आपके लिए इंतखाब पेश करें। उसमें ज़ुबान के चटखारे, माजी की यादें, यादों से भीगना और फिर उनके साथ नॉस्टैल्जिकल रीलिव करना बहुत सी चीज़ों का, वो सारे उसके साथ जुड़े हुए फ़ायदे अपनी जगह पर। कुछ मालूमात और इल्म का एक्सचेंज भी बहुत हद तक होता है उसी के ज़रिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ तलफ़ुज़ उनके लिए जिनका हमसे भी गया गुज़रा है तो उनको फ़ायदा देगा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए ये इतना ही इंतखाब था। आइंदा और भी कुछ पेश करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।